नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस वक्त पूरे देश में जिस मुद्दे की चर्चा हो रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सरल शब्दों में समझें तो समान कानून। इसको लेकर सियासत भी हो रही है। एक तबका ऐसा है जो इसका विरोध भी कर रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। केरल के राज्यपाल, देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक आरिफ मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। एक वो दौर था जब मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई आपने लड़ी थी अपनी सरकार के खिलाफ जाकर भी, और एक ये दौर है जब एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं के हकों की बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के सहारे। मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए? हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरी बहस के बाद, गौर करने के बाद, उन्होंने इस सिद्धांत को नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में रखा। और नीति निर्देशक सिद्धांतों का मतलब है, जो खुद संविधान कहता है कि ये इनको किसी न्यायालय के ज़रिए तो इसको लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो सिद्धांत हैं ये बुनियादी हैं देश का शासन चलाने के लिए। ये हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। और राज्य कोई भी कानून बनाते वक्त ये ध्यान रखेगा कि इन सिद्धांतों को उसमें अंतर्निहित किया जाए। और आर्टिकल 44 उसके बाद कहता है कि राज्य का, सरकार का नहीं, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करे। अब जो लोग इसके खिलाफ बात करते हैं वो ये, मेरी समझ से ये भ्रामक प्रचार करते हैं कि इसके बाद अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार जो शादियां होती हैं या जो और रीति रिवाज हैं, जैसे उसमें समरूपता लाने का प्रयास होगा। ये अपने आप में बहुत ही भ्रामक बात है, क्योंकि पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कम से कम हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी और जैन कम्युनिटी के ऊपर जो कानून लागू है वो एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मैं इस प्रश्न ये पूछता हूँ कि क्या पिछले 70 साल से ये कानून लागू है, क्या उनके बीच में समरूपता पैदा हो गई? क्या कोई कानून ने इसकी कोशिश की? इसके उल्टा मामला है कि उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या मध्य प्रदेश में जो जिस तरीके से शादी होती है या जिन रिश्तों में शादी की इजाज़त है, वेस्टर्न घाट आप देश का देखिए, वहाँ पे भांजी की शादी सगे मामा से होती है। तो क्या उत्तर प्रदेश वाले उसको स्वीकार करेंगे? क्या ये अपने आप को बदलेंगे? केरला में जो शादियाँ होती हैं उसमें 7 फेरे नहीं होते। तो ये विभिन्नताएं, जो विभिन्नताएं रस्मों रिवाज की विभिन्नताएं हैं, अलग अलग जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी विभिन्नताएं हैं। भारत इसका उत्सव मनाता है। भारत इन विभिन्नताओं को ख़त्म नहीं करना चाहता। तो जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो ये इस्लाम के खिलाफ होगा, ये जो मुस्लिम कल्चर हैं उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। देखिए, अब आप अगर इस्लाम की बात करते हैं तो मैं आपसे फिर, मेरा एक सवाल है उन लोगों से कि भारत में मुस्लिम प्रशासनिक ढांचा और न्यायिक ढांचा 13वीं सदी के शुरू में ही बनना शुरू हो गया था। और 1937 तक जब अंग्रेज़ों ने ये पर्सनल लॉ बनाया, उससे पहले मुसलमान नहीं थे क्या? मुसलमानों में आप कहीं भी चले जाइए, मतलब किसी भी कम्युनिटी को आप देख लीजिए, केरला के मुसलमान
इनहेरिटेंस विरासत के मामले में मरुमकट्टायम कानून था उनका, जिसमें जो परिवार की संपत्ति होती थी वो पुत्र को नहीं बल्कि पुत्री के नाम आती थी और माँ के थ्रू उसको ट्रेस किया जाता था। इसी तरह पश्चिमी भारत में कूची मेमन जो जिसको कहा जाता है इस्लामी कानून, उसमें जो विरासत का कानून है वो उसको नहीं मानते थे, बल्कि वो अपने उनके जो पुराना कस्टमरी लॉ था वो उसके अनुसार काम करते थे। पंजाब में, कश्मीर में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ये मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ, ये सारी लॉ की जो टेक्स्ट बुक हैं और मेरी किताब जो है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, उसमें मैंने ये आर्टिकल अब से कोई 14-15 साल पहले लिखा था जो इस किताब का हिस्सा है। नॉर्दर्न मतलब इस हद तक था कि उत्तर प्रदेश में तालुकेदार और नवाब, जब ये कानून अंग्रेज़ों ने 1937 में बनाया तो उन्होंने इसके खिलाफ पटिशन दिए और मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके वकील की हैसियत से सेंट्रल असेंबली में उनकी बात रखी और उसमें कुछ संशोधन कराने में भी कामयाब हुए। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1937 से पहले जब अंग्रेज़ों ने हर काम वो किया जिससे ये देश अंदर से बटा रहे, तो उससे पहले जो मुसलमान थे वो मुसलमान नहीं थे? क्या हम ये कहना चाहते हैं? सवाल आप खड़ा कर रहे हैं सर, लेकिन मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना नीति निर्देशक तत्व में की जाती है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में की जाती है, एक वेलफेयर स्टेट में क्या हम ऑलरेडी 75 साल पीछे चल रहे हैं? मैं तो ये बात पहले ही कह चुका हूं कि आप गौर करिए, भारत का बंटवारा हुआ 1947 में। क्या कह के बंटवारा हुआ? एक समुदाय के नेताओं ने कहा कि हमारा धर्म, हमारे रस्म रिवाज, हमारी संस्कृति वो खतरे में होगी अगर देश का बंटवारा नहीं हुआ। अब बंटवारा हो गया 47 में। ये कानून जिस पे आज हम बहस कर रहे हैं और जिसको हम इस्लाम बता रहे हैं, इस्लाम के नाम पे बनने वाला देश पाकिस्तान, 1962 में उन्होंने इस कानून को बदल दिया। यही कानून श्रीलंका में लागू था। अब से लगभग 10 साल पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने पटिशन दे के गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया, उन्होंने मुसलमानों ने पटिशन दे के कहा कि इस कानून के कारण ये कानून हमारे आगे बढ़ने में बाधक है, और उन्होंने इस कानून को बदलवाया। भारत सारे मुसलमान देश, 55 देशों में, मुसलमान देशों में 3 तलाक पे पाबंदी, पॉलीगैमी पे पाबंदी, मतलब रेस्ट्रिक्शंस, और भारत अकेला देश है जहां अंग्रेजों ने हमें जो बताया कि इस मुस्लिम कानून ये है, हम अंग्रेजों की को आज तक उसी मार्ग पे चल रहे हैं जो अंग्रेज हमें बता गए। आरिफ मोहम्मद सर, क्या आपको लगता है कि ये दरअसल में संविधान से ऊपर शरिया है, ये जो सोच है यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इसका विरोध हो रहा है? मुझे ये तो बता दो, शरिया है क्या? मैं जब अदालत में जाता हूं तो वो मुझसे अकेले इन मामलों में जो पर्सनल लॉ में आते हैं, वो अकेले मुझसे ये नहीं पूछते हैं कि तुम किस धर्म के हो, बल्कि जब मैं ये कहता हूं, जब कोई वादी जाता है अदालत में इन मामलों में, पर्सनल लॉ के मामलों में, तो उससे उसका धर्म भी पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि तुम हनफी हो कि शाफई हो कि मालिकी हो कि हम्बली हो कि जाफरी हो। यानी ये मुस्लिम लॉ भी नहीं है, ये सेक्टेरियन लॉ है। ये सब मुसलमानों के बीच में जो विभिन्न संप्रदाय हैं, ये उनके सबके अलग अलग कानून हैं। तो शरीयत कौन सी है? शरीयत तो कुरान अपने आप को कहता है, और कुरान कहता है कि अगर तुम आगे, मैं आपको कुरान की आयत भी बताई देता हूँ, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे, समय की जो मांग है उसके अनुरूप अपने आप को नहीं ढालोगे,
तो तुम सख्त परेशानियों में मुब्तला किए जाओगे और तुम्हारी जगह किसी और को, जहां तुम बैठे हो वहां कोई और आके बैठ जाएगा। लेकिन सर, जो बात इस ड्राफ्ट के आधार पर, इस ड्राफ्ट के पक्ष में कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि मुस्लिम बच्चियों की जो शादी है वो भी कानून के मुताबिक होगी। 9 साल नहीं, 18 साल, या फिर अगर 21 साल किया जाता है तो 21 साल। वो मुस्लिम बच्ची अगर किसी को गोद लेना चाहे तो वो गोद ले सकेगी, संपत्ति में बराबर का बंटवारा होगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसका विरोध किस आधार पर किया जा रहा है? कहा तो यही जा रहा है कि हमारी कल्चर को बदला जा रहा है, शरिया में इसका जिक्र नहीं है। मतलब कल्चर का मतलब ये वही हुआ जो मुझसे नरसिम्हा राव जी ने कहा था, जिसका जिक्र पार्लियामेंट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और जिस पे 2019 में बड़ा विवाद बन गया था। माननीय नरसिम्हा राव जी ने मुझसे, जब मैंने इस्तीफा दिया था तो समझाते हुए मुझसे ये कहा था कि हम राजनेता हैं, समाज सुधारक नहीं हैं। अगर ये लोग गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये दृष्टिकोण नहीं है। वो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। देश केवल, अगर आप ध्यान रखिए, पुराने ज़माने में जब रनिंग वाटर नहीं होता था, टेप नहीं होते थे, तो कुएं से पानी खींचा जाता था। और मानिए जो रस्सी जिससे आप पानी खींच रहे हैं, अगर वो किसी जगह पे कमज़ोर है तो आप बाल्टी कितनी बड़ी बांधते थे, उतनी बड़ी जो मजबूत हिस्सा है वो बोझ उठा सके, या उतनी बड़ी कि जिसका बोझ कमज़ोर हिस्सा उठा सके। कमज़ोरी एक वर्ग भी अगर देश के अंदर पीछे रह जाएगा तो समझ लीजिए वो देश के लिए, पूरे देश के पीछे रहने का कारण बन जाएगा। पूरे देश के समग्र विकास की कल्पना हमारी होनी चाहिए। हर किसी को, सरकार की ये जिम्मेदारी है वो माहौल पैदा करना जहां पर हर नागरिक अपनी क्षमता को पूरी तरह से फलीभूत कर सके, उसको बाहर ला सके और समाज के लिए उपयोगी बन सके। हम समाज में ये नहीं कर सकते कि कुछ हिस्से ऐसे रह जाएं जो उस समाज की प्रगति को, देश की प्रगति में वो बाधा बन जाए। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जब आप शाबानों के मामले को उठा रहे थे तब भी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत का जिक्र किया था। तब से लेकर अब तक भी एक लंबा वक्त बीत गया और इसका मतलब ये कि मुस्लिम बेटियों ने, बहनों ने वो जो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए था उससे वो महरूम रह गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त भी किया था, उससे पहले भी किया था, और अभी थोड़े ही साल पहले गोवा में एक कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस AS जो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे बोर्डे साहब, उन्होंने बहुत जोर दे के कहा था, और चूंकि गोवा में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके जिनके मन में संदेह है वो आके गोवा में देख लें कि गोवा में इस कानून को किस तरह लागू किया जा रहा है। क्या एक बात बिल्कुल साफ है जो उन्होंने भी कही, जो मैं भी कहता हूं, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का या किसी भी कानून का उद्देश्य लोगों के रस्मों रिवाज में एक रूपता पैदा करना नहीं है। उसका उद्देश्य है न्याय की समानता पैदा करना, ताकि अगर 2 भारत के नागरिक अदालत में जाएं, 2 महिलाएं जाएं, तो उनको इस नाम पर कि वो अलग अलग उनकी धार्मिक आस्था है, उनको न्याय अलग अलग ना मिले बल्कि एक जैसा न्याय मिले। न्याय कानून का उद्देश्य ये होता है। बिल्कुल। लेकिन क्या वजह है कि वो कानून जो दुनिया के 125 देशों में लागू है, वो कानून जो सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मलेशिया जैसे मुस्लिम देशों में भी लागू है, उसको यहाँ स्वीकार करना तो दूर, उसको लेकर बहस करने से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं एक तबका? उसका और कोई कारण नहीं है। आप कानून बदल सकते हैं, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। कुछ लोगों की आदत है कि वो धर्म को, वो अंग्रेजी का फ्रेज है टू वियर रिलीजन ऑन योर स्लीव, उनको धर्म की
का प्रदर्शन करने में आनंद आता है। और केवल आनंद ये नहीं कि इस प्रदर्शन में आनंद है, ये प्रदर्शन करके वो दुनियावी फायदे हासिल करते हैं, वो वोटों को मोबिलाइज करने के लिए इस काम को करते हैं। चूंकि उनका निहित स्वार्थ है उसमें, लिहाजा उनसे ये आशा करना कि वो कोई समझदारी का स्टैंड लेंगे, मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादती है। सर, आप संवैधानिक पद पर हैं, मुझे सियासत को लेकर आपसे सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह इस विरोध की ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इसकी पहल कर रहे हैं तो हमारी तो सियासी जमीन ही खिसक जाएगी, क्या ये एक डर है? ओके, अच्छा, मैं आपसे एक निवेदन करूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल की और 3 तलाक पे पाबंदी लगी। यही सारी दलीलें जो आज दी जा रही हैं, ये 2019 में दी गई। अब उस पहल के और उस कानून बनने के कारण जो कुछ हुआ, वो उस पे ज़रा गौर करिए। आज की तारीख में 2019 से आज हम 2023 में हैं, 4 साल के अंदर मुस्लिम समाज में तलाक की दरें 95% से ज़्यादा नीचे आ गईं। फ़ायदा किसका हुआ? उन मुस्लिम महिलाओं का जो 3 तलाक के बाद दर बदर घूमती, उनके पास कोई साधन नहीं था, और उनसे भी ज़्यादा उन बच्चों का जो तलाक के कारण जिनका भविष्य प्रभावित होता है। तो जो लोग ये बातें करते हैं, वो उसके लिए आपके सामने ठोस सबूत हैं किसका फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं का और उन मुस्लिम मासूम बच्चों का हुआ है, जो अगर उस तलाक को न रोका जाता तो वो आज सड़क पर होते। अभी तो केवल 4 साल हुए हैं। आप ज़रा इंतज़ार करिए, हम तो नहीं होंगे, आप हो सकते हैं 40 साल बाद। 40 साल बाद 3 तलाक को ख़त्म करने का कानून जो नरेंद्र मोदी जी की पहल पे हुआ है, मैं आपको कहता हूं कि इस देश में ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाएं उनको किस रूप में देखेंगी आज से 40 साल के बाद, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। उनकी जिंदगियां, मैं कह रहा हूं कि उनकी जिंदगियां जो नरक बनी हुई थीं, उनको इस कानून के जरिए वो नरकीय स्थिति खत्म हो गई। उनके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया। तो इसके लिए हम धन्यवाद दें या ना दें, आने वाली नस्लें श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देंगी। माफी के साथ एक और पॉलिटिकल सवाल, जो बात आप कह रहे हैं उसको राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही है? क्या ये विरोध के लिए विरोध हो रहा है सिर्फ अपनी सियासी जमीन खिसकने के डर के साथ? ये जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने शाहबानों के मामले में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधान के अंतर्गत दिए गए फैसले को बदल दिया और एक तरह से ये कहा कि क्रिमिनल प्रोविजन भी अलग अलग होंगे अलग कम्युनिटीज़ के लिए। तो ये देश तो कभी फिर इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा। अगर उस सोच के मुताबिक चलिए तो इस देश में तो कभी एकता के सूत्र मजबूत हो ही नहीं पाएंगे। हमें उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। ये देश आज दुनिया की बड़ी ताकत बनके उस कगार पर खड़ा है जहां ये देश दुनिया की बड़ी ताकत बनके उभरेगा, और उस बड़ी ताकत बनके उभरने के लिए अंदर की एकता अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक है। और हमें ऐसे कानून चाहिए, हमें ऐसी नीतियां चाहिए जहां हर प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करके हम अपने लोगों के मनों में राष्ट्र का बोध, राष्ट्रीय एकता का बोध, हम विविधताओं का उत्सव मनाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम सांस्कृतिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, राष्ट्रीय तौर पे हम एक यूनिट हैं। ये बोध पैदा करना अत्यंत आवश्यक है अगर हमें दुनिया में बड़ी ताकत बन के उभरना है और हमें अपने लोगों के जीवन में सुधार लाना है।
आखिरी सवाल आपसे, जो लड़ाई आपने शुरू की थी शाहबानो मामले में मुस्लिम महिलाओं के हकों की आवाज उठाकर 2023 के आखिर तक आते आते उस लड़ाई को खत्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसकी उम्मीद आपको भी है? इसी साल बिल पर मोहर लग जानी चाहिए? बहुत ज्यादा उम्मीद है। आपको ध्यान है 2017 में हाई कोर्ट के जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद भी 3 तलाक जारी रही, और फिर मैंने एक महीने के बाद मैंने पत्र लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को। अगले दिन उन्होंने मुझे बुला लिया और मुझसे कहा अब आपको किसी, मेरी समझ में बात आ गई, अब आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं। और उन्होंने उस वक्त वो साहसपूर्ण फैसला किया जब राज्यसभा में उनकी का बहुमत नहीं था। उन्होंने धैर्य दिखाया। 2 साल लोकसभा में कानून पास हो गया, राज्यसभा में पास होने के लिए 2 साल का समय लगा, लेकिन एक ऐसा काम कर दिया ऐतिहासिक, जिसके लिए मैंने कहा कि आने वाली नस्लें याद करेंगी। तो मुझे पक्का यकीन है कि इसी तरह ये चीज़ जो आज से बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी, ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, नहीं हुई। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये देश उस आचार संहिता को देखेगा जिसका मकसद ये नहीं होगा कि हम किसी के रस्म व रिवाज को ख़त्म कर दें। मानिए इस्लाम में है कि पति को पत्नी को मेहर देना है, ये कानून उस मेहर को वो जो रकम दी जानी है उसको नहीं रोकेगा। ये कानून क्या काम करेगा? ये कानून ये काम करेगा कि अगर 2 महिलाएं समान परिस्थितियों में कोर्ट में जाती हैं तो कोर्ट उनसे ये नहीं पूछेगा न्याय देते वक्त कि तुम्हारा धर्म क्या है। समान रूप से न्याय हर नागरिक का अधिकार है, उसको ये कानून सुनिश्चित करेगा। जी, मतलब जो इस कानून का, इस विधेयक का विरोध करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि शायद उनको आने वाली नस्लें माफ ना करें? मैं इतने सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर वो खुद अपने अंतःकरण में झांकेंगे तो उनका अंतःकरण उनको कहेगा कि तुम महिलाओं को दाब के क्यों रखना चाहते हो। वो भी इंसान हैं, वो भी उसी तत्व से बनी हैं जिस तत्व से तुम बने हो, ये कुरान कहता है। तो तुम उन्हें दाब के क्यों रखना चाहते हो? क्यों तुम उन्हें सेकंड ग्रेड बनाना चाहते हो? ये जरूर उनका अंतःकरण उनसे कहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में क्यों होना चाहिए ये दर्शकों को सरल शब्दों में अपने अनुभव के आधार पर समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।